हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू पीआईबी इनसाइट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न अवार्ड्स। अब लास्ट टाइम जब ये अवार्ड्स दिए गए थे सो वो ईयर था 2019। तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद इस अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई है। कल ये पीआईबी में आया था तो हम इसको कवर करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट फेज़ 1 में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और फेज़ 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो हमारे सिलेबस में जैसे लिखा है सोशल इशूज़, एंड इस अवार्ड्स को अगर आप देखो तो यहाँ पे भी क्या होता है कि सोसाइटी में या फिर पूरे इंडिया में किसी भी फील्ड से कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने कुछ बहुत रिमार्केबल किया हो, सो उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो लूजली ये सोशल इशू से भी कनेक्टेड है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन फेज़ 1 जीए के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको देखना होगा अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई के लिए चीज़ों को कवर नहीं करते, ठीक है। तो इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं उसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस जीए में आने लग गए हैं अब, तो वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं और यहाँ से भी डिटेल्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है ये। एंड एक बार आपने अगर इसको कवर कर लिया तो इस टॉपिक पे आपको कोई भी और मटेरियल ऐसे रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, सो न्यूज़ में क्यों था ये? तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि बिहार के एक्स सीएम जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा इस साल। अब इनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी है, ठीक है। तो भारत रत्न अवार्ड्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो लिविंग पर्सनस हैं उन्हीं को दिया जाए, ठीक है। पोस्ट डेथ भी ये दी जा सकती है। सो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। और इसमें ईयर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कब से कब तक वो सीएम थे। उसके बाद ये जितने भी फैक्ट्स हैं इनफैक्ट ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे ऐसा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैंने बताया था कि इनका कंट्रीब्यूशन वो बहुत पहले का है, अब उनको बस रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है नेशनली, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ज़रूर है, वो है कि इनको फॉन्डली जन नायक बोलते थे, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, तो उसी तरह इनको जन नायक बोलते हैं। अब इसी से सिमिलर एक और ऐसा आप ऐसे बोल लो कि जो बातें बोली जाती हैं बेसिकली लोगों के बारे में, सो इसी से थोड़ा सिमिलर है लोक नायक। तो लोक नायक जो हैं वो कोई दूसरे इंडिविजुअल हैं, तो उनका भी नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लोक नायक बोला जाता था जयप्रकाश नारायण। अब इनके बारे में आप में से बहुतों ने सुना होगा पहले। तो जेपी मूवमेंट जो 70s के टाइम पे हुई थी वो इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई थी जब उन्होंने इमरजेंसी पोज की थी, ठीक है। तो उसके बाद इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद जयप्रकाश नारायण ने लोगों को मोबिलाइज़ किया, एंड उसके बाद इमरजेंसी के अगेंस्ट जो फाइट हुई थी उसको उन्होंने लीड किया था। इस मूवमेंट के बाद बहुत सारी नई नई पार्टीज़ बनी थी, ठीक है, जिनको कि जनता दल फैमिली की पार्टीज़ बोलते हैं। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, उसी तरह कर्नाटका में जनता दल सेक्युलर है जेडीएस, बिहार में एक और पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। तो ये सारे पार्टीज़ जो है वो जेपी मूवमेंट में ही इनका ओरिजिन मिलता है। तो इसलिए ये इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसको यहाँ पे मेंशन करने का पर्पस सिर्फ ये था कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि जन नायक या फिर लोक नायक के ऊपर कि जेपी नारायण वॉज फॉन्डली कॉल्ड दी जन नायक, ऐसा कुछ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों में डिफरेंस है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर है, लोक नायक जेपी नारायण है, तो ये दोनों अलग हैं। ओके, ये फ़ोटो को भी देख के हमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि एग्ज़ाम रेलेवेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको एक यहाँ से दिखेगा। वो ये कि इसके एक साइड पे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है भारत रत्न और दूसरे साइड सत्यमेव जयते। उसके बाद जो हमारा नेशनल इम्बेलम है वो इस पे होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये फ़ोटो बस देख के छोड़ नहीं देना है, इससे भी आपको कोशिश करनी है कि कोई रेलेवेंट अगर फैक्ट्स यहाँ से मिल पाए तो वो भी आपको नोट करना है। तो इसको आप अलग से लिख लेना कि एक साइड में भारत रत्न लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में और दूसरे साइड सत्यमेव जयते। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में, जो स्टैटिक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1954 में। सो ईयर इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कब स्टार्ट हुआ है। ओके,
ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो जैसे अगर हम सिविलियन अवार्ड्स की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है पद्मश्री से, ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, और फिर लास्ट में भारत रत्न। तो भारत रत्न जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स हैं उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी है, जो स्टार्ट होता है कहाँ से, पद्मश्री से, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और उसके बाद भारत रत्न। ओके, इसके बाद एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। मतलब कि इसमें किसी भी डेमोग्राफिक पैरामीटर को बेस नहीं बनाया जाता कि ऐसे ही इंडिविजुअल को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। वो किसी भी प्रोफेशन से हो सकता है, एंड किसी भी जेंडर से हो सकता है, किसी भी रिलीजन से हो सकता है, किसी भी कास्ट से हो सकता है, इसमें ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है। उसके बाद इट इज़ अवॉर्डेड इन रिकग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर। ठीक है, मतलब कि सोशल सर्विसेज, चाहे हमारे जो पहले के जितने भी विनर्स थे तो वो मोस्टली उनका बैकग्राउंड होता था इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। फिर बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे पोजीशंस भी होल्ड किए, तो वो भी एक बेस बना, बट लार्जली इन सबका बैकग्राउंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट से था। ओके, अब देख लेते हैं ये अवार्ड्स दिए कैसे जाते हैं या फिर इसकी अनाउंसमेंट कैसे होती है। सो यहाँ पे लिखा है कि द रिकमेंडेशंस फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टू द प्रेसिडेंट। मतलब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं कि ये अवार्ड किसको दिया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से टीम नहीं बनती जो कि डिसाइड कर पाए कि इस साल का अवार्ड किसको दिया जाना है। फॉर दैट मैटर ये अवार्ड एनुअल भी नहीं होते। ऐसा भी नहीं है कि हर साल गवर्नमेंट के लिए ये कंपल्सन है कि ये अवार्ड देना ही देना है। इस अवार्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब भी ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि किसी को कॉन्फर किया जाना है या फिर किया जाना चाहिए, तब ये अवार्ड्स अनाउंस होते हैं। सो 2019 में उस समय ऐसे 3 इंडिविजुअल्स को अवार्ड दिए गए थे। एक जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उनको, उसके अलावा भीमसेन हजारिका जो कि आसाम के एक बहुत रेनाउंड सिंगर हैं और बहुत रिस्पेक्टेड भी थे, तो उनको दिया गया। एंड उनके साथ साथ नानाजी देशमुख जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ठीक है, उनका आरएसएस से बहुत ही डीप लिंकेज था, एंड उन्होंने सोशल सर्विसेज के लिए महाराष्ट्र में एंड बाद में कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। सो अब यहाँ पे एक रूल है जो कि लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कि एक बार में 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए बहुत ऐसे ईयर्स में, इनफैक्ट जब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है तो 1954 में भी 3 लोगों को दिया गया था। सो ये आपको याद नहीं रखना कि कितने साल 3 लोगों को दिया गया है ये अवार्ड, बस आप ऐसे याद रखो कि लास्ट टाइम जब ये कॉन्फर किया गया है तो वो 3 लोगों को किया गया था। ओके, फिर है इसमें जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3। तो ये आपको याद रखना है कि एक बार में कितने दिए जा सकते हैं। फिर उसके पहले लिखा है नो फॉर्मल रिकमेंडेशंस फॉर दिस आर नेसेसरी। इसके बोलने का मतलब ये हो गया कि कोई अलग से टीम नहीं बनती, कोई अलग से कमेटी नहीं बनती जो कि डिसाइड करेगी कि कितने इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड दिया जाना है इस साल। सो ऐसी कोई टीम नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर सीधे रिकमेंड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। हमारे 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इनको जब ये अवार्ड्स मिले हैं तो वो उस समय पावर में थे। तो आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि उस इंसान ने खुद को रिकमेंड किया है कि मुझे ये अवार्ड दो, ऐसा। सो इस बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होती है, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है सो उसको डिमीन नहीं किया जा सकता। नेहरू का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा रहा है। एंड फर्स्ट स्लाइड पे जो हमने एक वर्ड देखा यहाँ पे, गांधीयन सोशलिस्ट, कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये बोला जाता है कि ये गांधीयन सोशलिस्ट थे। अब ऐसा ही वर्ड यूज़ किया जाता है एक और, जिसको हम बोलते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म। सो नेहरू के बारे में भले ही कितनी भी क्रिटिसिज्म हो कि उन्होंने खुद को ये अवार्ड दिलवाया भारत रत्न, एक फैक्ट ये भी है कि ये जो सोशलिज्म के 2 पार्ट्स हैं, क्योंकि इंडिया बहुत लंबे टाइम तक सोशलिज्म को फॉलो करता आया है। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसके बाद हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ, लेकिन उसके पहले भी हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल को ही फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन उसी की एक रिजल्ट है।
सो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, गांधीयन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है? सो गांधीयन सोशलिज्म में फोकस इस बात पे दिया जाता था कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सटेंट बहुत ही ज़्यादा हो, मतलब कि जो डेवलपमेंट के काम हैं वो गांव से स्टार्ट हों, वो रूरल एरिया से स्टार्ट हों। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब तक विलेजेस को हम एक मॉडल प्लेस नहीं बनाएंगे तब तक ओवरऑल पूरे कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उनके सोशलिज्म का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू इसी बात पे बेस्ड था कि कैसे रूरल लेवल पे पहले हमें डिसेंट्रलाइजेशन दिखानी होगी पावर की, फिर बहुत बाद में चल के उन्हीं आइडियाज़ पे बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं, जो कि हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखी जाती है। सो इसी के बाद से पूरा पंचायती राज सिस्टम को एक लीगल स्टेटस मिला एंड राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना जहाँ पे कि पंचायती राज सिस्टम को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया। सो गांधीयन सोशलिज्म का पॉइंट ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन को हम कैसे रूरल एरियाज़ में उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जो नेहरूवियन सोशलिज्म है उनमें फोकस ये होता था कि कैसे हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें जिससे कि कंट्री की ग्रोथ इंश्योर हो पाए। प्लानिंग कमीशन उसी का एक पार्ट है। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे जो अभी के टाइम पे एमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो चाहे IITs हो, वो चाहे IIMs हो, तो उन सबको इस्टेब्लिश इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था कि जब तक हम एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे और इसको इन सारे इंस्टीट्यूशंस को जब तक कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड पे लेके नहीं आते हैं तब तक क्या होगा कि हमारे कंट्री के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बहुत ही स्लो पेस से होगी, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो फिर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो IITs हो, उसके बाद NITs हो, IIMs हो, इनके जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो नेहरूवियन सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसे भी हमारे फेज़ 2 के सिलेबस का पार्ट है ये सब, कि कितने टाइप के इकनॉमीज़ होते हैं, उसमें आपने कैपिटलिज्म सोशलिज्म के बारे में रीड किया है। सो वहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेहरूवियन गांधीयन सोशलिज्म, इनमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जो नेहरूवियन सोशलिज्म है वो बहुत हद तक सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड था। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन भी जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है तो वहाँ पे भी बहुत सारे आइडियाज़ सोवियत यूनियन से लिए गए थे, उसके बेसिस पे ही बनाया गया था ये सब। तो एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इन दोनों को उस समय मिला जब ये खुद पावर में थे। ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे, वो ये कि इन अवार्ड्स के साथ कोई मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। मतलब इस अवार्ड में कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता है। तो दिया क्या जाता है फिर, एक होता है सर्टिफिकेट जिसको सनद भी बोलते हैं, तो एक सर्टिफिकेट और एक मेडेलियन। तो ये जो आपने फ़ोटो देखी है पहले स्लाइड पे, ये है उसका मेडेलियन, ये दिया जाता है और इसके साथ एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। सो इसमें किसी भी टाइप का मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब अगर मान लो कि किसी को भारत रत्न अवार्ड दे दिए गए, तो ये टाइटल की तरह वर्क नहीं करेगा। सो आर्टिकल 18 जो हमारा है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, सो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं बेसिकली, सो उन्होंने ये बोला था कि किसी भी टाइप के टाइटल को हमें एबोलिश करना है। जैसे बहुत पहले जब ब्रिटिश यहाँ पे थे तो उस समय नाइटहुड मतलब इसके थ्रू एक टाइटल प्रोवाइड किया जाता था, वो है सर का। सो इस टाइप के टाइटल्स को एबोलिश किया गया, क्योंकि इससे फिर इक्वालिटी के आइडिया को ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता। सो इसलिए किसी भी टाइप की टाइटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी, तो इसलिए भारत रत्न कोई अपने नाम के आगे नहीं ले सकता है ऑफिशियली। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो खुद अपने CV में या फिर खुद के बारे में अगर कोई बायोडाटा बनाए एंड उसको अगर मिल चुका है ये, तो वो खुद से लिख सकता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जितने गवर्नमेंट के मशीनरीज हैं, तो वो भारत रत्न वर्ड यूज़ नहीं करते हैं किसी भी अवॉर्डी के नाम के आगे लगा के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की इससे लिंक्ड है। ओके, इसमें एक और फैक्ट है, वो ये कि अब तक 49 इंडिविजुअल्स को ये मिल चुका है, जिसमें से 17 ऐसे हैं जिनको कि पोस्ट डेथ ये मिला है। तो ये सब फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। सो आउट ऑफ 49, 17 ऐसे हैं जिनको पोस्ट डेथ ये अवार्ड दी गई है बेसिकली।
सो उसमें जैसे मैंने बोला कि 2019 में 3 को मिला है, सो उसमें से 2 ऐसे थे जिनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। सो भूपेन हजारिका और उसके बाद नानाजी देशमुख। प्रणब मुखर्जी उस समय जिंदा थे, ठीक है। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब तक 49 को मिला है और कर्पूरी ठाकुर 50th होंगे। जब इनको ऑफिशियली मिल जाएगा तो उस समय टोटल जो अवार्डीज़ हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50। और ये अवार्ड हर साल नहीं दिए जाते, ये भी मैंने आपको बता दिया पहले ही। सो 2019 के बाद अब सीधे 2024 में हो रहा है ये। सो ये सब फैक्ट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, बल्कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं वो आज के सेशन में आपका कवर हो गया है। तो अब आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो, और जो भी आपको आंसर लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। इन केस किसी स्टेटमेंट पे डाउट होगा तो वो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। वैसे यहाँ पे किसी डाउट का स्कोप है नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल वे में, बहुत ही क्लियर वे में लिखी हुई है ऑलरेडी स्लाइड पे, तो आप उसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा ऐसे अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बताना मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में। एंड किसी भी स्टेटमेंट पे डाउट है तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, वहाँ पे फिर मैं क्लियर कर दूंगा इसको। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।